ये कहानी है ऐना नाम की एक लड़की के बारे में जो अपने पिता के साथ रहती है और उसे बाहरी दुनिया का पता नहीं होता। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए इसे अंत तक देखें। मूवी की कहानी शुरू होती है घने जंगल को दिखाते हुए और इसके बीच एक घर होता है जिसमें ऐना नाम की बच्ची अपने डैड केबी के साथ रहती है। उसके डैड उसकी ज़रूरतों का हमेशा अच्छे से ख्याल रखते और उसे कभी घर से बाहर जाने नहीं देते थे और वो बस अपने कमरे की खिड़की से बाहरी दुनिया की झलक देख पाती थी। हर रात की भी उसे जंगली जानवरों के बारे में बताता है जिनके नुकीले दांत और लंबे नाखून होते हैं जो काफ़ी डरावने होते हैं। ये सब सुनकर ऐना डरती है लेकिन उसकी बाहरी दुनिया के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। इन जंगली जानवरों से बचने के लिए केबी दरवाजों पर वायर से बिजली डालता है और ऐना को खाने के लिए सिर्फ सब्जियां देता है और मांस नहीं। एक दिन ऐना ने केबी को किसी से बात करते सुन लिया और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन तभी उससे बिजली का झटका लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो घी भी उसके पास होता है। वो ऐना को समझाता है कि ये बिजली की जाल उन्होंने इसलिए रखा ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके और वो बताता है कि वो पृथ्वी की आखिरी बच्ची है जो जिंदा है और उसे बचाना उसका कर्तव्य है। ऐना उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे घी भी बात कर रहा था लेकिन घी भी बात को भटका देता है और कहता है कि वो इस दुनिया की आखिरी बचे हुए इंसान है। इसके बाद ऐना के जन्मदिन पर गेबी ने उसे केक बनाकर और उसे एक साथी के रूप में हैमस्टर देकर सरप्राइज देता है। आगे जाकर ये हैमस्टर उसका सबसे करीबी दोस्त बन जाता है लेकिन एक दिन हैमस्टर मर जाता है और ऐना बहुत ही दुखी हो जाती है। गेबी उसे मौत के बारे में समझाता है और कहता है कि अब हैमस्टर एक बेहतर जगह पर है। अब जैसे जैसे ऐना बड़ी होती जाती है उसे जंगल में जानवरों के बुरे सपने आने लगते हैं। एक दिन उसे मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। गेबी को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो इसे चिंतित होकर ऐना को उसकी बीमारी का इलाज कहकर उसे ऐसी दवा देता है जो उसके विकास को धीमी कर सके लेकिन ये दवा समय के साथ उसकी तबीयत को और खराब कर देती है। ये दवा सालों तक जारी रहती है और ऐना इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और दर्द में थी। अब वो इसे और सहन नहीं कर पा रही थी। वो गेबी से कहती है कि वो उसे ख़त्म करके उसे उसकी हैमस्टर की तरह एक बेहतर जगह पर बेचकर उसके दर्द को ख़त्म कर दे। ये सुनकर गेबी को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट और दुख होता है क्योंकि वो इस छोटी बच्ची को उसके जन्म से ही परेशान कर रहा है। इसलिए वो बंदूक निकालता है और खुद को ख़त्म करता है। अगले सीन में हम ऐना को अस्पताल में देखते हैं जिसके पास कई सारे अनजान लोग हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है और उस कमरे से भाग जाती है और छत पर पहुंच जाती है जहां वो पहली बार सूर्य की गर्मी को अनुभव करती है। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। यहाँ पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम एलन है। एलन ऐना को शांत कराने में मदद करती है। डॉक्टर यहाँ पर रिवील करते हैं कि ऐना को ल्यूप्रालॉइड दवा का ओवरडोज दिया गया है, यानी ऐसी दवा जो बढ़ावत को धीरे करती है और विकास को रोकती है। ये सुनकर शेरिफ एलन ऐना को किसी और जगह भेजने के बजाय खुद के घर लेकर आती है जब तक उसकी डीएनए रिपोर्ट्स ना आ जाती जिससे उन्हें ये पता चले कि गेबी उसके असली पिता है या नहीं। एलन अपने भाई रे के साथ रहती है। दूसरी तरफ गेबी को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद ऐना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसकी और रे की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रे उसे ये भी बताता है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं जिसके बारे में उसे गलत सिखाया गया था। जब वो बड़ी होने लगती है तो उसे उसकी सुनने की शक्ति के बारे में पता चलता है जो आम इंसानों से ज़्यादा थी।
और उसे विशंस आने लगते हैं जिसमें वो नॉर्थर्न लाइट्स के जंगल और जानवरों को देख पाती है, वही जंगल जहाँ पर वो पली बड़ी थी। अब एना अपनी दोस्त रे के साथ स्कूल भी जाने लगी थी, जहाँ पर वो पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। एना की क्यूरियोसिटी दिन ब दिन बढ़ती रहती है और वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर वो नॉर्थर्न लाइट्स और वहाँ के जानवरों के बारे में पढ़ने लगती है। अब एलन उसकी देखरेख करती थी। इसके साथ अब वो आज़ाद हो गई थी और अपना समय ज़्यादातर बाहरी दुनिया में बिताने लगती है। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी तो उसे एक हिरन दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है। तभी वो वहाँ की चाल में फंसने की वाली होती है कि उसे एक आदमी बचा लेता है, जिसने अजीब पीढ़ियों का कॉस्ट्यूम पहना होता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा में एना फिर से लाइब्रेरी जाती है, जहाँ जब वो किताब के पन्ने पलटती है तो उसे उसके नाखून पर काले निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद रात में जब एना बाथटब में थी, एलन एना को डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में रिवील करती है कि गेबी उसके असली पिता नहीं है। इसके बाद जब रे और एना बात कर रहे थे तो एना का ध्यान नॉर्थर्न लाइट्स के जंगल के विषय की ओर जाता है। जब वो लेटे होते हैं तभी एना को कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई देती है, जहाँ पर एना की दोस्त जेन के घर में एक पार्टी होती है। ये दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं और यहाँ पर एना पहली बार पार्टी में आई थी और जब वो ड्रिंक्स करती है तो उसकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है और यहाँ पर एना और एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं, किस करते हैं, जिसे उनका दोस्त लॉरेंस देख रहा था। लेकिन तभी अचानक एना की मुंह से खून आने लगता है तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और परेशान होकर बाथरूम की ओर भागती है और उसे पता चलता है कि उसके कुछ दांत टूट रहे हैं। वो और घबरा जाती है और खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाती है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक जंगली जानवर हमला करता है, जिससे बचने के लिए एना उस पर हमला कर देती है और उसे काटती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो तो लॉरेंस था। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था और वो वहीं पर मर जाता है। इससे एना शॉक थी और उसके मन में कई सवाल थे। उसकी अपनी असली पहचान के बारे में जानने के लिए फिर से वो गेबी के घर जाती है, जहाँ पर वो अपने कमरे में जाकर पहले खुद को साफ करती है। इसके बाद वो वापस शहर की तरफ जाती है। जब वो घर लौटती है तो एलन उससे सवाल पूछती है कि उसके कपड़े कैसे बदले हुए हैं, लेकिन एना इसका जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। तभी एक ऑफिसर उनके घर आता है जो उसे लॉरेंस की गायब होने की खबर बताता है और वो एना से पूछताछ करने की कोशिश करता है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलन इससे मना करती है और उस ऑफिसर को वापस भेजती है। जिसके बाद एलन खुद से एना से सवाल करती है कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एना बस चुप ही रहती है। इस घटना के बाद से एना बहुत शांत रहने लगी थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। एलन इससे परेशान हो जाती है। शाम को एलन देखती है कि वो उससे बात करने के बजाय अपने नाखून पर पेंटिंग कर रही थी। रे एलन को परेशान देखकर उसे दिलासा देता है कि वो एना से बात करेगा, लेकिन रे की कोशिशों के बावजूद भी एना अपना मुंह नहीं खोलती और चुप ही रहती है। रे नोटिस करता है कि एना अपनी दांत खो रही है। वो ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत एलन को इसके बारे में कहने बाहर जाता है, जिससे एना को भागने का मौका मिल जाता है। वो फिर से जंगल की तरफ भाग जाती है, एकमात्र जगह जहां वो खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करती है। वहां पर उसे फिर से वही पीढ़ी के कॉस्ट्यूम वाला आदमी मिलता है, जो उसे बोका देखकर उसे खाना देता है और वो उसके दांत और नाखून देखने लगता है। कहता है कि उसके समूह के लोगों को 16 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ का शरीर अब भी उस गुफा के अंदर मौजूद है। ये सब सुनकर वो उस आदमी का पीछा करती है, जो उसे उसी गुफा तक लेकर जाता है जहाँ एना को एक खोपड़ी मिलती है, जिसमें एक गोली का छेद होता है। अब जैसे ही वो उसे छूती है तो उससे विजन आता है
जिसमें गेबी उसकी माँ को गोली मार रहा है। यहाँ पर साफ हो जाता है कि इनके समूह के लोगों को ख़त्म करने में गेबी भी शामिल था। ये सब जानकर वो सीधा अस्पताल जाती है जहाँ पर गेबी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास गेबी को मारने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ एलन लॉरेंस की मौत के संबंध में केस फाइल की जांच करती है और एना के पुराने कमरे से एक ड्राइंग देखती है जिससे उसका संबंध था। इसके बाद एना भी घर लौटती है और जैसे ही एलन एना के पंजे जैसे नाखून को देखती है वो उसे हथकड़ी लगा देती है। फिर एलन रिवील करती है कि एना के कपड़े लॉरेंस की लाश के पास पाए गए थे और यही कारण है कि पूरे शहर को उस पर हत्या का संदेह है। जिसके बाद एना को जेल भेज दिया गया, जबकि वो कहती है कि वो तो निर्दोष है। इसके बाद जेल में वो आईने में खुद को देखती है कि उसके दांत तेज हो गए हैं, बिल्कुल उसकी माँ की खोपड़ी की तरह, जिसे उसने उस रात गुफा में पाया था। उसी रात गेबी एना से मिलने आता है और वो कहता है कि उसकी जान बचाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे वो एक बेहतर जगह पर जा सके, यानी खुद को ख़त्म करे। लेकिन एना इसके लिए मना करती है क्योंकि वो अब खुद को जंगली जानवर और उस समूह का हिस्सा मान चुकी थी। ये बेबी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एलन फिर से जेल आती है, लेकिन एना बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी और सो रही थी। एलन ने सेल खोला, लेकिन एना ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और एलन के साथ बाकी ऑफिसर्स को भी उसी सेल में बंद कर देती है और बाहर जाती है, जहाँ पर वो रे को कार में बैठा पाती है। वो उसे उसकी मदद करने के लिए मनाती है। वो बताती है कि वो उसे नॉर्दर्न लाइट्स की ओर ले जाए, जहाँ वो पैदा हुई थी। रास्ते में एना ने रे से रिवील किया कि वो एक जंगली जानवर है। इसके बाद रे ने जंगल के बीच में कार रोक दी और एना इसके आगे का सफ़र अकेली जाने का फैसला करती है, लेकिन रे को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो अंधेरे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एना पासी के तालाब में तैरती है और भीग जाती है। इस चिंता में कि उसे सर्दी लग सकती है, रे उसके कपड़े सुखाने के लिए बॉनफायर लगा देता है। जैसे ही एना उसके कपड़े उतारती है, रे ने देखा कि उसकी पीठ पर बाल उग रहे हैं। हालांकि एना उसे दिलासा देती है कि वो उसके साथ सुरक्षित है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेबी और एक ऑफिसर को देखते हैं जो एना के भागने पर चर्चा कर रहे थे। बहुत सोचने के बाद वो शिकारियों के एक समूह को बनाने का निर्णय लेते हैं ताकि वो उसे खत्म कर सके, क्योंकि वो सोचते थे कि उन्हें उससे खतरा है। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स और उनके सर्च डॉग्स इनके पीछे लग जाते हैं और ये दोनों भागने लगते हैं और तभी शिकारियों का समूह भी आ जाता है और रे को कंधे में गोली मार देते हैं। अब वो इनसे बचने के लिए भाग रहे होते हैं और एक किनारे में आकर पहुंच जाते हैं। रे को बचाने के लिए वो उसे पानी में धकेल देती है और खुद खो जाती है। इसके बाद एना शिकारियों को अपने पीछे लगा देती है और रे से अलग दिशा में भागने को कहती है। फिर वो उसी गुफा में जाती है जहां उसे अपनी माँ का शव मिला था। इसके बाद रे अपनी बहन एलन से मिलता है और उसे बताता है कि एना अब उसके साथ नहीं है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जो जंगल में अकेली है और बड़ी मुश्किल से अपने दिन काट रही है। वो अभी पूरे जानवर में बदल गई थी और खुद को शिकारियों से बचने के लिए अपने चेहरे और पूरे शरीर को मिट्टी से ढक लेती है। एक सुबह जब रे स्कूल के लिए निकल गया था तो उसने देखा कि कुछ ऑफिसर्स गैलन में गैस भर रहे थे और उसे शक होता है कि वो एना को खत्म करने और उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। रे ने तुरंत एलन को फ़ोन करके इसके बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ एना शिकारियों में से एक पर हमला करके उसे मार डालती है और जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठा होने लगते हैं वो भाग जाती है। एना अब पूरी तरह से जंगली जानवर में बदल गई है और वो पलक झपकते ही लोगों का शिकार कर सकती है। इसी बीच एलन एना को बचाने के लिए जंगल में पहुंच जाती है
वो चारों ओर पड़ी लाशों को देखकर डर जाती है, लेकिन तभी ऑफिसर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। लेकिन तभी ऐना वहाँ पहुँच जाती है और ऑफिसर को भी मार देती है। इसके बाद ऐना भागने से पहले एलन को अपना गर्भवती पेट दिखाती है। शिकारियों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे ऐना का गुस्सा और भड़क गया। वो अपने घर में लगी आग को देखती है और सोचती है कि उसे यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। प्रेग्नेंट होने के कारण वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ऐना बचने की तलाश में इधर उधर भागती है और वो उसी गुफा में पहुंच जाती है जहां उसे पाया गया था, जहां पर उसकी माँ मारी गई थी। लेकिन गेबी उसे ढूंढ लेता है और ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इससे ऐना कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। गेबी फिर उसके पास आता है। इसके बाद गेबी उसकी जांच करने के लिए उसके पास आता है और वो उसका पेट काटकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन ऐना फिर से अपनी पूरी ताकत से गेबी की गर्दन पर काटती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो गुस्से में चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश आने पर ऐना को बेड़ियों के कॉस्ट्यूम वाला आदमी उसके गांवों पर सिलाई करते हुए दिखाई देता है। वहीं एलन और रे उसे दूर से देख पा रहे थे और उसे जंगल में ही रहने देने का फैसला करते हैं। यहाँ दोनों का मानना था कि उसे जाने देना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। इसके बाद ऐना अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आखिरकार नॉर्दर्न लाइट्स पहुंच गई थी। वो अपने जीवन में शांति और संतुष्टि महसूस करते हुए आकाश की ओर देखती है और तभी हम दूरी से किसी जंगली जानवर की आवाज़ सुनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसके समूह के लोग अभी भी जिंदा है। और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।